तो यहाँ जीरो रेजी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और राघव भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि रेजी उन्हें बहुत टाइम से अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है। ओए शिबा, आखिरकार इसके पास स्वॉर्ड क्या कर रही है? हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया कि रेजी स्वॉर्ड्स मास्टर की परिवार में से है और जब यूरो उन्हीं वाबन का पार्ट था तब इसकी फैमिली ने शोगुनेट को अपनी फैमिली स्वॉर्ड आर्ट सिखाई थी और उसके साथ और भी चीजें सिखाई थी जिस वजह से ये क्लैन अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर तुम्हें ये सब कुछ अनफेयर लग रहा है तो तुम खुद भी अपनी एक तलवार उठा सकते हो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो रेजी कहने लगता है कि चाहे जीरो के पास कोई स्वॉर्ड नहीं है पर उसके पास एक वेपन जरूर है जिसका नाम राघो है और वो एक स्पेशल सीक्रेट वेपन है। तो ये सुनकर जीरो रेजी को बेवकूफ कहने लगता है और उसे बताता है कि राघो कोई वेपन नहीं है और वो लड़ाई उन दोनों के बीच में है जिस वजह से उसकी लड़ाई में राघो भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो राघो वहाँ से गायब हो जाता है और रेजी भी अपनी तलवार को छोड़कर पीछे की तरफ घूम जाता है जिस वजह से जीरो पूछने लगता है कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। मैं तुम्हें हैंडीकैप दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस फाइट को पूरी तरह से डल नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें मुझ पर कब हमला करना है। और हाँ, मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं और अपनी आंखों को भी बंद कर लूंगा। तो ये सुनकर जीरो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि रेजी उसका मजाक उड़ा रहा है जिस वजह से वो उसका मुंह तोड़ने के लिए तैयार होता है और फुल स्पीड से उसकी तरफ बढ़ते हुए हवा में छलांग लगा देता है। जीरो का प्लान सच में कमाल का है क्योंकि अगर वो रेजी के ऊपर हवा से अटैक करेगा तो रेजी को एहसास नहीं होगा कि जीरो उसके कितने करीब है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। एक स्वॉर्ड्समैन के लिए अपने ओपोनेंट के बीच में डिस्टेंस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कुछ सेकंड रेट ब्लेड स्वॉर्ड्समैन साइट और साउंड के ऊपर डिपेंड होते हैं, पर जो बहुत कमाल के स्वॉर्ड्समैन होते हैं उनके पास एक सिक्स्थ सेंस आ जाती है। तो हम देखते हैं इसी सिक्स्थ सेंस की वजह से रेजी को पता लग जाता है कि जीरो उसके करीब पहुंच गया है और वो तलवार उठाकर जीरो के ऊपर हमला कर देता है जिससे कि जीरो नीचे जाकर गिरता है। रेजी की अवेयरनेस 360 डिग्री तक है जिस वजह से उसके पास कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है और ये सच में बहुत ज्यादा कमाल की बात है। तो इचिका इस चीज से इम्प्रेस हो जाती है और उसामी को जीरो की चिंता हो रही होती है। क्या हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए चीफ? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा जीरो संभाल पाएगा। एक्सेप्शनल पावर होना एक अलग बात है, पर अगर वो इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो किसी काम का नहीं है। तब शिवा रेजी को पीछे मुड़ने का इशारा करता है जिस वजह से वो देखता है कि जीरो फिर से खड़ा हो गया है और जीरो कहने लगता है कि वो तो अभी वार्म अप ही कर रहा था। तो रेजी जीरो को मोनोनोके कहने लगता है क्योंकि वो उन्हीं की तरह ढीठ होता है जिस वजह से जीरो उसे समझाता है कि वो इस वजह से इतना ढीठ है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने बचपन से ही उसे बहुत ज्यादा मारा है जिस वजह से रेजी की ये मामूली सी स्वॉर्ड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किरिहारा, रियू स्कूल की स्वॉर्ड फाइटिंग सिर्फ फिलोसफी के लिए नहीं है बल्कि ये आर्ट मारने के लिए है और ये यहाँ तक बहुत सारे सैक्रिफाइसेस को करके पहुँची है और बहुत सारे जीनियस ने इसे रिफाइन और पॉलिश किया है, पर फिर भी तुम इसे खेल समझ रहे हो तो अब तक तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो जीरो ये देख के खुश हो जाता है कि रेजी लड़ने के लिए सीरियस हो गया है जिस वजह से वो भी सीरियस हो जाता है और शिवा उसामी को सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कहता है क्योंकि अब बेस्ट पार्ट आने वाला होता है। तो जीरो फिर से सीधा रेजी की तरफ भागने लगता है जिस वजह से इचिका को लगता है कि वो पागल हो गया है, पर हम देखते हैं जैसे रेजी उसके ऊपर हमला करता है वैसे वो नोटिस करता है कि उसकी तलवार टूट चुकी है और जीरो रेजी को एक जोरदार पंच मारता है जिसे देखकर उसामी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और शिवा को भी ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। तो इसने पिछले हमले से ये जान लिया था कि मेरा स्ट्राइकिंग डिस्टेंस क्या है, पर फिर भी आखिरकार इसने मेरी स्वॉर्ड को इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया? क्या इसे इस बात का एहसास हो गया था कि किस राइट मूवमेंट पर मारने से मेरी तलवार टूट सकती है? पर फिर भी मेरे स्विंग की रिएक्शन से इसे कर पाना इम्पॉसिबल है, जिसका मतलब इसने मेरी स्विंग को प्रेडिक्ट किया था और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये एक ही बारी में समझ गया कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो जीरो कहने लगता है कि अब उन दोनों को ही एक एक पॉइंट मिल चुका है जिस वजह से अगर रेजी हार मानना चाहता है तो वो उसे जूस का बॉक्स दे देगा। तो रेजी अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और जीरो को मिडिल स्कूलर की तरह एक्ट करने से मना करने का कहकर उसके साथ फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है जिस वजह से हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्को लातों से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। चीफ, क्या आपको सच में लगता है कि ये सब कुछ देख के हायर अप्स कन्विंस होने वाले हैं? वैसे इससे इनकी टफनेस और दृढ़ता का तो पता चलता ही है, पर क्या हायर अप्स को इससे फर्क भी पड़ेगा? तब हम देखते हैं चाहे इचिका को इसमें मजा ना आ रहा हो पर ओसामी को ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है जिस वजह से शिवा को उसकी चिंता होने लगती है और इचिका उन दोनों को बेवकूफ कहने लगती है। तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद रेजी को होश आ जाता है क्योंकि वो और जीरो लड़ते हुए बेहोश हो गए होते हैं और जीरो भी थोड़ी देर पहले ही होश में आया होता है जिस वजह से रेजी कहने लगता है कि वो मैच ड्रॉ हो चुका है। तो जीरो रेजी को जूस का कैन दे देता है जिस वजह से रेजी पूछने लगता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है और जीरो उसे बताता है कि अगर रेजी ने इसे सीरियसली लिया होता तो वो जीरो को पहले ही अटैक से हरा सकता था जिससे कि जीरो को दूसरा चांस ही नहीं मिलता और इसी वजह से जीरो ये मानता
है कि रेजी इस मैच को जीत गया है तो रेजी इससे खुश हो जाता है और जैसे जूस का कैन खोलता है वैसे ही वो पूरा का पूरा उसके मुंह पर गिर जाता है, जिस वजह से जीरो हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो रेजी उसी कैन को जीरो के मुंह पर फेंक देता है, जिस वजह से वो लोग फिर से लड़ने लगते हैं। तो यहाँ ऑफिस में वो सामी शीबा से पूछ रही होती है कि जो उसने रिकॉर्ड करवाया है क्या वो हायर अप्स को कन्विंस करने के काम आएगा भी या नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि वैसे भी ये किसी को भी कन्विंस करने के लिए नहीं था। इनका रियल टेस्ट तो कल फील्ड में स्टार्ट होगा, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या ये लोग टीम वर्क कर सकेंगे भी या नहीं। आप इन्हें अभी से रियल मिशन दे रहे हैं, पर उन दोनों के लिए ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। रियल लाइफ से ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस कोई नहीं दे सकता, तो इसलिए हमें इन्हें मिशन पर तो भेजना ही पड़ेगा। पर हायर अप्स ने तो हमें कोई न्यू मिशन दिया ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हमें खुद ही मिशंस को ढूंढना पड़ेगा, और मेरे दिमाग में एक मिशन तो आ भी रहा है, और अगर वो मिशन अच्छे से सक्सेसफुल हो गया तो हमें हमारे ट्रू एनिमी की आइडेंटिटी के बारे में भी पता लग जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है और इसे सिर्फ हम ही कर सकते हैं, जिस वजह से ये हायर अप्स को मनाने के लिए काफी होगा। तब अगले दिन सभी लोग मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं जीरो और रेजी को भी उनकी यूनिफॉर्म मिल गई होती है। तो इचिका पूछने लगती है कि आखिरकार उसे यूनिफॉर्म चेंज करने की क्या जरूरत थी, जिस वजह से शिवा उसे बताता है कि उसकी यूनिफॉर्म को भी एडजस्ट किया गया है, जिस वजह से उन्हें चेक करना था कि उसकी यूनिफॉर्म ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं। तो शिवा सभी लोगों को अपने लेफ्ट रिस्ट के बटन को प्रेस करके होल्ड करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं सभी लोग अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाते हैं। इसे क्वांटम कैमोफ्लॉग मोड कहते हैं, जिसकी मदद से तुम एक ऑर्डिनरी सिविलियंस की तरह लगोगे, और अगर तुम सेम बटन को 2 बार टैप करोगे तो तुम स्टेल्थ मोड में पहुंच जाओगे, जिस वजह से चाहे तुम एक दूसरे को सेमी ट्रांसपेरेंट दिखोगे, पर बाकी लोगों के लिए तुम पूरी तरह से इनविजिबल हो चुके होगे। पर याद रखना कि तुम इस मोड में अपने एस्पेनाजी गियर्स को फुल एफिशिएंसी पर यूज नहीं कर पाओगे। वैसे तो इसमें और भी फंक्शंस हैं, पर जब तुम इसे यूज करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो फिर अब हम फील्ड में जा रहे हैं, और उसामी हमारी गैर मौजूदगी में तुम बेस का ध्यान रखोगी। तो चलो फिर ब्लैक टॉर्च का इनॉग्रल मिशन स्टार्ट किया जाए। तो वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयारी करो और बेस्ट सिचुएशन के लिए प्रेयर करो। तब हम देखते हैं वो सभी लोग एक टेंपल में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर प्रार्थना करने लगते हैं, जिस वजह से जीरो शिवा से पूछने लगता है कि आखिरकार ये उनके मिशन के साथ कैसे रिलेटेड है। पर तभी शिवा कहता है कि वो तो सच में वहाँ पर सिर्फ प्रेयर करने ही आए हैं, जिस वजह से इचिका कहने लगती है कि क्या वो मजाक कर रहा है, और रेजी कहने लगता है कि उसे ये लगता है कि वो टेंपल ब्यूरो की फैसिलिटी में से एक है। तब शिवा भी इस बात पर एग्री करता है और उन्हें टेंपल के ऑफिस की तरफ चलने के लिए कहता है। तो रास्ते में जीरो देखता है कि एक बंदा वहाँ बैठकर फोन चला रहा है, जो कि उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है, और शिवा टेंपल की एजेंट से बात करने लगता है, जिससे कि सभी को पता चलता है कि शिवा ने अपॉइंटमेंट ली नहीं होती है, जिस वजह से वो उस एजेंट के सामने रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो रिक्वेस्ट करने के बाद वो एजेंट इसके लिए मान जाता है और उन्हें बताने लगता है कि वहाँ पर SOD-1 के लोग भी आने वाले हैं, जिस वजह से वहाँ पर पंगा हो सकता है। आखिरकार ये SOD-1 का क्या मतलब है? SOD-1 की फुल फॉर्म है स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन 1। ब्यूरो ऑफ एस्पेनाजे को एक डायरेक्टर चलाता है, जिसके अंदर वेरियस डिवीजन के चीफ आते हैं, और जो डिवीजन 1 है वो टॉप पर है, जिस वजह से उसके पास बहुत सारे एजेंट्स भी हैं और बहुत सारी पावर भी। तो इसका मतलब ये वैसा ही है जैसे कि पुलिस फोर्स में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डिवीजन होती है। तो इचिका भी इस पर एग्री करती है और वो एजेंट उन्हें 15 मिनट देता है ताकि वो SOD-1 के आने से पहले अपने काम को फिनिश कर सकें। तब वो लोग एक स्टोर रूम के अंदर चले जाते हैं और रेजी पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पर क्यों आए हैं, जिस वजह से शिवा कहने लगता है कि वो लोग अंडरग्राउंड जाने वाले हैं। तो जीरो को वो सारी चीजें सीक्रेट निंजा बेस की तरह लग रही होती हैं और शिवा राघव से पूछने लगता है कि क्या वो वहाँ पर आकर ठीक महसूस कर रहे हैं या नहीं, पर राघव उसे बकवास करने से मना करता है। और हम देखते हैं शिवा राघव का हालचाल इस वजह से पूछ रहा होता है क्योंकि वो लोग उसी जगह पर पहुँच गए होते हैं जहाँ पर राघव को कैद करके रखा गया था। ये 7th सीलिंग सैंक्टम है, और जो जगह हम देख रहे हैं वो वही जगह है जहाँ पर राघव को कैद करके रखा गया था। ये पूरी जगह डेथ ऑब्सीडियन से बनी है, और ये एक तरह का ऐसा रेयर रॉक है जो कि स्पेक्ट्रल एनर्जी को रिड्यूस करता है। वैसे तो ऐसे और भी सैंक्शम्स हैं जो कि डेथ ऑब्सीडियन से बने हैं, पर इसके जितना बड़ा कोई भी नहीं है। तो चलो फिर हम अपने मिशन को स्टार्ट करते हैं। इचिका और मैं बाहर जाके विटनेस से पूछताछ करेंगे, और रेजी, जीरो और राघव नीचे रहेंगे, ताकि राघव को ये याद आ सके कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था जब यहाँ पर हमला हुआ था और राघव की सील को तोड़ा गया था। तो रेजी इसके लिए मना करने लगता है और कहने लगता है कि वो इचिका के साथ काम करेगा, पर शिवा उसे इग्नोर कर देता है और उन्हें वहीं पर छोड़ के इचिका के साथ वहाँ से चला जाता है। तब बाहर जाकर इचिका शिवा से पूछने लगती है कि क्या जीरो और रेजी को इस तरह अकेला छोड़ना सही रहेगा, जिस वजह से शिवा उसे समझाता है कि अगर वो दोनों वहाँ पर नहीं रहेंगे तो जीरो और रेजी ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। पर इचिका अभी भी इस चीज से कन्विंस नहीं हो रही होती। तो यहाँ उस रॉक को देखकर राघव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, जिस वजह से जीरो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे वहाँ पर सील क्यों किया गया था, पर राघव को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है, या फिर ये कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम बात करना नहीं चाहते हो? ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में कुछ याद नहीं है, और ना ही मुझे ये पता है कि मैं सील होने से पहले कहाँ था और क्या कर रहा था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, और वैसे भी
रहेगी। तुमसे झूठ बोल के मुझे क्या ही मिलेगा। जीरो, राघव बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है कि जिन मोनोनोके को ज्यादा टाइम तक सील कर दिया जाता है उन्हें अपनी पुरानी पहचान का कुछ भी याद नहीं होता। पर अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। जब मोनोनोके को सील कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसे दूसरी चीज पर पोजेशन करने पर फोर्स किया जाता है, और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिस वजह से मोनोनोके इस काबिल नहीं बचते हैं कि वो खुद इस स्पेल को तोड़ सकें। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में मोनोनोके लिविंग बींग्स के अंदर रहते हैं, पर सीलिंग के दौरान उन्हें इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर रहना पड़ता है, और ऐसा करना एक मोनोनोके के लिए इटर्नल इम्प्रिजनमेंट के बराबर होता है। और अगर वो ऑब्जेक्ट डेथ ऑब्सीडियन हो तो ये उनके लिए एक लिविंग हेल की तरह होता है, क्योंकि इसके अंदर वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकते हैं और कंप्लीट डार्कनेस में रहते हैं, जिस वजह से उनकी स्पेक्ट्रल एनर्जी कम होने लगती है। और अगर सेंचुरीज तक उन्हें ऐसे ही सील रहना पड़े तो मोनोनोकेस के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वैसे ये बता पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि राघो कितने टाइम तक सील था, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि राघो इस बात में बहुत ज्यादा लकी है कि उसकी बस याददाश्त ही गई है, पर इस टाइम पास्ट को खरीद कर कोई फायदा नहीं है। तो बताओ राघो, जब तुम्हें फ्री किया गया था तो यहाँ पर क्या हुआ था, और तुम्हारे साथ और कौन कौन था? तो यहाँ इचिका और शिबा हमले के दिन के सिक्योरिटी फुटेज को चेक कर रहे होते हैं, पर उस दिन कैमरास काम ही नहीं कर रहे होते, जिस वजह से वहाँ का एजेंट उन्हें बताता है कि 10 मिनट के लिए वो सारे के सारे कैमरास बंद हो गए थे और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी कोई भी एबनॉर्मेलिटीज नहीं थी, जिस वजह से उन्हें लगता है कि ये काम स्पेक्ट्रल बैरियर का है। और शिबा उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार उस दिन ड्यूटी पर कौन था। तो एजेंट उसे बताता है कि उस दिन 2 लोग ड्यूटी पर थे, पर जब उन लोगों को आवाज आई और वो लोग नीचे गए तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिला, जिस वजह से इस इन्वेस्टिगेशन से उन लोगों को कुछ पता नहीं चला होता। पर शिबा को क्राइम सीन से कुछ अजीब सी चीज महसूस हो रही होती है, तब शिबा इचिका को वापस जीरो और रेजी के पास चलने के लिए कहता है। और यहाँ राघो उस दिन के सीन को एक्सप्लेन करने लगता है जब उसे आजाद किया गया था। और उस दिन सबसे पहले मुझे स्टोन का ठंडापन महसूस हो रहा था, जिसके बाद मुझे हवा महसूस हुई, और उसके बाद हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी, जहाँ पर मेरे सामने कुछ अलग स्पेक्ट्रल ऑराज आ गए। तब मैंने किसी तरह होश में आके महसूस किया कि मुझे मोनोनोकेस ने घेर लिया है, और एक कंप्लीट स्ट्रेंजर टैबलेट के थ्रू मुझसे बात करने लगा, जो कि शायद मुझे जानता था। उसने मुझे बताया कि टाइम चेंज हो चुका है, और चाहे मोनोनोकेस ने किसी तरह सरवाइव कर लिया है, पर फ्यूचर के बारे में कोई भी नहीं जानता है, जिस वजह से वो चाहता था कि मैं राघो, ब्लैक स्टार ऑफ डूम और डिवावर ऑफ द सन अपनी कैद से आजाद होकर उनकी मदद करूं और मोनोनोकेस को अपनी जगह हासिल करने में उनका साथ दूं। और उसने मुझे ये भी बताया कि वो ह्यूमंस के अलावा हमारे मोर्टल एनिमीज ब्यूरो ऑफ एस्पोनाजे को भी मोनोनोकेस की पावर को दिखाना चाहता है। तब मैंने उसे इस चीज से मना कर दिया, और जैसे ही वो टैबलेट ऑफ हुआ वैसे ही मैं चांस देखकर वहाँ से भाग गया। पर वो लोग तुम लोगों से ज्यादा अलग नहीं थे, क्योंकि वो भी मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो ये सुनकर जीरो को लगने लगता है कि वो लोग फिर से वहीं पर पहुंच गए हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, पर रेजी इस बात पर एग्री नहीं करता है और कहने लगता है कि उन्हें 3 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पता लगा है। पहला तो ये कि एक ग्रुप ने राघो को आजाद करवाया है और उनका लीडर राघो को सील होने से पहले से ही जानता था। दूसरा और तीसरा ये था कि उस बंदों की बातों से रेजी को ये समझ में आ गया था कि वो ह्यूमंस और ब्यूरो ऑफ एस्पेनाजे से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उस बंदे ने उन्हें मोर्टल एनिमीज कहा था। तो जीरो उसे रुकने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं घुस रही होती है। मुझे अब इतना तो समझ में आ गया है कि हमारे दुश्मनों को पता है कि मुझे और राघो को अलग कैसे करना है, और चाहे राघो अपनी याददाश्त को भूल चुका है, पर एनिमी उसे पहले से ही जानते हैं, जिस वजह से मुझे पता है कि हमें अब आगे क्या करना है। मुझे अब इसे खुद ही संभालना पड़ेगा और उन सभी लोगों को मारना पड़ेगा जो लोग हमारे रास्ते में आएंगे। पर अगर वो लोग हमारा पीछा करते हुए नहीं आएंगे तो मैं उन्हें ढूंढकर फिर उन्हें मारूंगा, जिस वजह से वो हमें बता देंगे कि हमें हमारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो ये परफेक्ट प्लान है ना? तो ये सुनकर रेजी जीरो को होपलेस कहने लगता है और समझाने लगता है कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनका दुश्मन कौन है, जिस वजह से जीरो कहने लगता है कि वो बहुत जल्द उसका भी पता लगा लेंगे, और इसी वजह से वो लोग इस बात पर बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर वो पर्सन आ जाता है जिसे जीरो ने टेम्पल के बाहर देखा था, और हम देखते हैं वो अचानक से जीरो और रेजी के पीछे आ जाता है और वो राघो को भी जानता होता है। तो जीरो और रेजी जैसे उसके ऊपर हमला करने लगते हैं वैसे वो बंदा फिर से गायब हो जाता है और कहने लगता है कि वो दोनों कचरे उसके और राघो के रीयूनियन के बीच में आ रहे हैं। तो राघो जीरो को संभल कर रहने के लिए कहता है और जीरो को भी समझ में आ गया होता है कि उसके सामने एक मोनोनोके आ गया है, जिस वजह से वो रेजी को कहने लगता है कि उसने तो कहा ही था कि उनके ओपोनेंट खुद चल के उनके पास आएंगे। तो रेजी उसे चुप रहने के लिए कहता है और जीरो को लड़ने के लिए तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो लोग अपने सामने खड़े मोनोनोके को पकड़ लेंगे तो उन्हें उनके काफी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जिस वजह से वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और मोनोनोके भी ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है। तो यहाँ
शिवा और इचिका देखते हैं कि स्टोर रूम के दरवाजे के ऊपर एक ताकतवर बैरियर लग गया है, जिस वजह से इचिका पूछने लगती है कि आखिरकार अब वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह तो वो अंदर भी नहीं जा सकती। आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है शिवा? तुम्हारी टाइमिंग भी सच में बहुत कमाल की है और मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में यहाँ पर आओगी। स्पेशल डिवीजन 1 की चीफ टोको, वैसे मुझे लगा था कि हमारा गुड बॉय हमारे गुड फॉर्च्यून के लिए प्रेयर कर रहा है, पर अब तो ये फर्स्ट मिशन सच में बहुत ज्यादा कमाल का बनता जा रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।